नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की बहुत पसंदीदा कहानी थी, ननद जी का भात। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। क्यों अम्मा जी, घर में सब तो बराबर नहीं होते, ऐसा आपने ही कहा था ना। और अब ननद जी की बेटी के भात के लिए आप थोड़े ही ये फैसला करोगी कि कौन कितने पैसे देगा। रमन अगर ज़्यादा पैसे दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसने आपसे लिया भी तो ज़्यादा ही है। जाने कितने सालों पहले माधवी के मन में जो गांठ पड़ी थी वो अब खुल रही थी। आइए आपको इनके परिवार के विषय में बताऊं। वर्मा जी के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा चमन और बहू राधिका, दूसरा बेटा रमन और बहू माधवी। उन दोनों की एक सबसे बड़ी बहन थी गायत्री। गायत्री की शादी के कुछ ही समय बाद चमन का भी विवाह हुआ था और राधिका बहू बनकर घर में आ गई। घर का हर नियम बड़ी बहू को तो अच्छे से समझाया गया। चमन अपने पिता के साथ ही उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर ही बैठता था। राधिका के घर से विवाह के समय कैश और सामान बहुत आया था, परंतु वो सब सामान रख लिया गया और यह कहा गया कि अभी दुकान को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। और यही नहीं कि ससुराल के गहने लिए गए हों, मायके के गहने भी उनसे ले लिए गए थे कि दुकान में घाटा चल रहा है। ठीक है, और दुकान को तो अपग्रेड करना ज़रूरी था क्योंकि आजकल लोग ब्रांडेड कपड़े ही खरीदने लगे थे। तो चमन को अपने पास में कुछ पैसे अलग से रखने चाहिए, ऐसी समझ और संस्कार तो चमन के पास में थी ही नहीं। राधिका का वो सुनते नहीं थे। सासू माँ के हिसाब से घर में खाने का सामान और पहनने के कपड़े तो बहू रानी को मिल ही जाते हैं, इससे अधिक की भी कोई राधिका की ज़रूरत हो सकती है, यह किसी ने समझा ही नहीं। विवाह के तीसरे साल तक ही चमन एक बेटी और एक बेटे का बाप भी बन चुका था, परंतु राधिका के जीवन में कोई फर्क नहीं आया था। इसके विपरीत अब वह अपने बच्चों की चीज़ों के लिए भी सासू माँ पर ही निर्भर थी और केवल घर का काम करने की मशीन ही बनी हुई थी। छोटे भाई रमन ने जब अपनी भाभी का यह हाल देखा तो वो थोड़ा समझदार निकला। बीकॉम करने के बाद कोई नौकरी ढूंढने की बजाय वो दुकान पर ही जाने लगा। पर वो चमन के जैसे नहीं था। दुकान की हर खरीद फरोख्त और गल्ले पर उसकी पूरी नज़र रहती थी और कुछ समय बाद उसने वर्मा जी की दुकान के लाभ में से हर महीने तनख्वाह के रूप में कुछ पैसे मांगे। थोड़ी बहुत आनाकानी हुई पर यह बात मान ली गई और दोनों भाइयों को बराबर पैसे दिए जाने लगे। अब जहाँ चमन के पास तो राधिका के और घर के और बच्चों का भी खर्चा होता था, तो उसके सारे पैसे तो घर में ही खर्च हो जाते थे। और इसके विपरीत रमन, वो अपने पैसे जोड़ने में लगा था। रमन का विवाह जब माधवी के साथ हुआ तो रमन ने अपनी कोई इच्छा नहीं मारी। उसके पास घूमने के लिए भी काफ़ी पैसे थे और माधवी को सासू माँ ने बहुत से गहने भी बनवा कर दिए थे। राधिका ने कहा, अब मेरे गहने भी तो मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा, तुमको भी तो बहुत गहने चढ़े थे, पर वो तो बिजनेस बढ़ाने में ही खर्च हो गए, उससे तुम्हारे पति को ही फ़ायदा हुआ है। अब इसकी शादी हो रही है तो नई बहू को कुछ तो देना ही है, और जो भी होगा दोनों के लिए तो गहने एक साथ नहीं बनवाए जा सकते। इतना थोड़ी ना दुकान में फ़ायदा हो रहा है, जब ज़रूरत पड़े तो तुम दोनों बहुएं मिल बांट कर पहन लेना। माधवी के घर में आने के बाद रमन ने स्पष्ट रूप से सबको कह दिया कि माधवी अपने गहने किसी को भी नहीं देगी
और केवल गहने ही नहीं, घर में भी हर काम के लिए अब नियम बदल चुके थे। घर के काम करने के लिए भी अब एक सहायिका का आगमन हो चुका था। राधिका अगर कुछ भी कहे तो उसको यही ताना मिलता था, तुम तो घर में देवरानी से जलती हो। घर में भी सबको यूं ही लगता था कि घर का अधिकतर खर्चा तो चमन के परिवार पर ही होता है। ऐसे ही कुछ ख्याल बने, घर में कुछ अलगाव बढ़े और इन दोनों को अलग कर दिया गया। अनायास ही सबके इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार से राधिका के मन में एक गांठ लग गई थी, जिसका यह नतीजा हुआ कि रमन ने कहा, भाई को इस दुकान से भी अलग कर दिया जाए। वो दुकान जो कि चमन की मेहनत से ही खड़ी हुई थी, उसी में से ही उसको अलग करके हिस्से के रूप में कुछ पैसे दे दिए गए। अब दुकान बनाना, बढ़ाना और उसका नाम चलाना, ये सब कोई इतना आसान काम थोड़े ही ना था। परंतु ये अच्छी बात थी कि चमन को मेहनत करना आता था और कुछ समय के अंतराल, कुछ पैसे उधार लेकर और कुछ अपनी ईमानदारी के कारण चमन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता गया और आज वो भी बहुत अच्छे मुकाम पर था। बहन गायत्री की बेटी की शादी थी और उसमें मायरे यानी कि भात की रस्म जो होती है, उसके लिए ये फैसला हुआ कि दोनों भाई मिलकर बराबर पैसा और गहना देंगे। इस रस्म में बहन का भाई अपने भांजे या भांजी के विवाह में कुछ पैसे, गहने, वस्त्र इत्यादि उपहार स्वरूप देते हैं। ऐसा नियम होता है। पर अब के राधिका ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मुझे तो कोई गहने मिले ही नहीं। चाहे आपका कितना भी अच्छा समय आया हो, आपको एक बार भी मन नहीं हुआ कि मेरे मायके और ससुराल के गहनों में से कुछ तो मेरे लिए भी बनवाया जाए। राधिका के उन गहनों में जिस पर आपने मेरा हिस्सा कहा था, उस हिस्से को भी मेरी तरफ से मायरे में दे दिया गया। आप ऐसा करो, मेरे हिस्से में से ही बहन को मायरा दे दो, उसी को ही आप बात मानिए, मैं अलग से एक भी पैसा नहीं देने वाली हूँ। अब समय बदल चुका था। अब तो राधिका की आवाज़ भी आवाज़ होती थी। वो अब कोई बंधन में थोड़े ही ना थी। तब की तरह पूरा घर मिलकर कोई राधिका पर दबाव थोड़े ही ना डाल सकते थे। थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ और शादी संपन्न हो गई। परंतु राधिका ने इस बात का भी ध्यान रखा कि उसके सम्मान में कोई कमी ना हो। राधिका ने विवाह संपन्न होने के बाद गायत्री की पुत्री दामाद को अपने घर खाने पर बुलाया। उस समय गायत्री और अपने वर्मा परिवार को भी बुलवाया गया। गायत्री की पुत्री को विदा करते समय राधिका ने एक सेट और वही सामान जो कि राधिका से पहले मांगा जा रहा था, वही सब कुछ, बढ़िया कपड़े, एक सेट, राधिका ने अपनी ननद की बेटी को वो सब दिया। अब सब निशब्द थे और चुप थे। समय बदल चुका था। राधिका ने कहा, अब कोई यह आप फैसला थोड़े ही ना करोगी कि हम किसको क्या दें। ये मेरी अपनी इच्छा है, ये मैं दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप अन्याय ना करती हूँ, ना करते देख सकती हूँ। और शायद इसी कारण ही आप भी देख रहे हैं कि हमारी ईमानदारी के कारण ही हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। इस छोटी बच्ची से मैं कोई अन्याय नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसे पूरा सामान दिया है, पर आपके सामान के साथ मिला करके वो सामान नहीं होगा। सब निशब्द थे, चुप थे, शर्मिंदा थे। धन्यवाद जी। कई बार घरों में कुछ भी हो जाता है। मेरे कहानी सुनने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए
तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें।